12वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब मैं हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 का जो एक गद्य खंड का रंगोली नामक एक निबंध है, ललित निबंध है, उसको पढ़ने जा रहा हूँ। नाम क्या है उसका? रंगोली। और इसके लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। चलिए केंद्रीय भाव भी देखते हैं इसका क्या है। हिंदी में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ललित निबंधकार, कथाकार और समीक्षक के रूप में प्रख्यात हैं। हिंदी निबंध को अपनी सृजन प्रतिभा से एक नई आभा प्रदान करने वाले डॉक्टर सिंह ने निबंध में विचार तत्व और भाव तत्व का समन्वय करके उसे सौंदर्यग्राही बनाया है। प्रस्तुत निबंध में डॉक्टर सिंह ने रंगों को अनेक रंगतों में उद्घाटित किया है। रंग केवल वैसे ही नहीं हैं जैसे हम उन्हें देखते हैं या जैसे वे वस्तुओं में प्रकट होते हैं। रंगों का संसार अनेक उत्प्रेरणाएं प्रकट करने वाला होता है। रंगों का सामाजिक प्रयोजन, उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव और कविता में रंगों के विविध वर्णीय सौंदर्य को इस निबंध में ललित भाव में प्रकट किया गया है। सामाजिक स्तर पर रंगों की बदलती प्रयोजनीयता से काला रंग विरोध एवं अशुभ का सूचक बन गया है। भाषागत मुहावरों में भी उसकी सामाजिकता का ही उल्लेख किया गया है। व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों को व्यक्त करने वाले मुहावरों में रंग जमाना, रंग उड़ना आदि का प्रयोग किया जाता है। कविगण आदिकाल से ही एक विषय पर निरंतर कविता रचते आ रहे हैं, किंतु प्रत्येक कवि उससे रंग में प्रस्तुत करता है, इसलिए हर कविता नहीं लगती है। रंगों के कुछ निश्चित नाम दे दिए गए हैं, किंतु एक ही रंग के अनेक प्रवाह रहते हैं। कविगण अपनी कविताओं में रंग की इसी सूक्ष्मता को प्रकट करते हैं। उन्होंने भाषिक स्तर पर भी रंगों की इस सूक्ष्मता को पकड़ा है। चलिए यहाँ तक का हो गया, आगे का हो रहा है देखिए। मनोवैज्ञानिक स्तर पर रंगों ने अपनी पहचान इस तरह प्रस्तुत की है कि वे विशेष के द्योतक बन गए हैं। प्रेम का रंग लाल कहा जाता है। रंगों की उत्तेजनाएं मनुष्य के मन पर गहरा असर डालती हैं। इस असर में प्रकृति की संरचनात्मक भागीदारी है। रंगों को कवियों ने इसी स्तर पर मनोविज्ञान के सहारे आलोक में व्यक्त किया है। मनोविज्ञान के गहरे आलोक में गहरे प्रकाश में व्यक्त किया है। हमारा सांस्कृतिक परिवेश रंगों के सौंदर्य से ओतप्रोत है। रंगों के मिश्रण के साथ रंगों के वैषम्य से उत्पन्न होने वाला सौंदर्य चमत्कार भी कवियों ने किया है। वैषम्य से उत्पन्न होने वाला सौंदर्य चमत्कार भी कवियों ने किया है। विरुद्ध के सामंजस्य से उत्पन्न होने वाले इस सौंदर्य की प्रेरणा भी कवियों को प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। सांध्य रंगों में उदासी और प्रभात के रंगों में प्रसन्नता का भाव प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति और मनुष्य की साझेदारी से ही रंगों की मनोवैज्ञानिक चेतना का अनुभव किया जा सकता है। काव्यगत अलंकारों और रसों के संदर्भ में भी रंगों के महत्व को डॉक्टर सिंह ने अपने इस निबंध में प्रतिपादित किया है। वस्तुतः इस निबंध में रंगों की चर्चा के बहाने संस्कृत साहित्य से लेकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र तक के क्रियाशील कवियों की रंग विदग्धता को विश्लेषित किया गया है। विदग्धता को विश्लेषित किया गया है। इस निबंध में व्यास शैली का दिग्दर्शन है। भावनाओं और विचारों के संपुट में यह निबंध पल्लवित होता है। प्रस्तुत निबंध में तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। निबंध भाषा के उदात्त पक्ष को प्रस्तुत करता है। आगे निबंध को शुरू करते हैं। रंग आँखों में रहते हैं या वस्तु में, या वे सूर्य की प्रकाश लहरों से उत्पन्न होते हैं।
ये शुरू हो चुका है रंग निबंध रंगोली। इस पर वे सोचें जिन्हें रंग को बदरंग करके देखने का अभ्यास हो। हम तो वस्तु में ही रंग देखते हैं, उसी से आँख या मन भी रंगीन हो जाते हों। यह कुछ दूसरी बात है। बिना रंग की वस्तु भी हो भी सकती है, बिना रंग की वस्तु भी हो भी सकती है। ऐसी कोई कल्पना तो मेरे मस्तिष्क में नहीं आती। आती भी है तो लगता है जैसे रंगहीन बिना रंग के अगणित आकृतियाँ भिन्नता सूचक रंग भेद के अभाव में वाष्प पिंडों की भांति आपस में टकरा रही हैं। चेतन अचेतन में कोई भेद नहीं। परमेष्ठिन ब्रह्म की आज्ञा से विश्व निर्माण के लिए तत्पर विश्वकर्मा के मस्तिष्क में भी शायद ही किसी रंगहीन वस्तु का आभास हुआ हो। और आज के विश्व में तो रंग का जादू सिर चढ़कर बोलता है। सतरंगा, तिरंगा, एकरंगा, लाल तो उड़ते ही हैं, अब काला भी उड़ने लगा। यही नहीं, अपने अपने देश की अपनी अपनी बात। कहीं रंग जमता है, कहीं रंग उड़ता है, कहीं रंग चढ़ता है तो कहीं उतरता है। सब जगह रंग। काव्य में भी रंग होते हैं, बड़े मज़ेदार, साधारण रंगों से थोड़े भिन्न, स्पर्श से भरे, चटकीले और धूमिल। कोई भी दो चीज़ें एक सी नहीं होती और एक रंग की चीज़ सबको एक सी नहीं दिखेगी, यह भी ज़रूरी नहीं। बाप ने जिस रंग का आसमान देखा है, बेटा भी वैसा देखेगा ही, यह कहना कठिन है। विश्वास ना हो तो कवियों के देश में घूमिए, वहाँ एक रंग के बादल दो रंग के दिखाई पड़ते हैं। हमें जो बादल उजला दिखाई पड़ता है वही आपको काला। खैर, बेटे को अपनी शक्ति और कर्तव्य पर विश्वास हो या ना हो, दयालु और स्वभावतः शुभचिंतक पिता अपनी कमाई उसे सौंपी जाता है। कवियों के पुरखों ने भी वही किया है। रंगों की एक खासी सूची, प्रायः देखी अनदेखी सभी वस्तुओं के बारे में वे अपने पुत्रों के नाम छोड़ गए हैं। कौन? कवि। फिर भी लीक चलने वालों में अपना नाम ना लिखाने के लिए प्रसिद्ध कवि पुत्र बाप की बनाई हुई पगडंडी पर ही कैसे चले। शायर ने अपनी तरह से सभी चीज़ों को देखा और उसका परिणाम यह हुआ कि क्रोच वध से लेकर आज तक जितनी भी कविताएं हुई उनमें एक रंग एक वस्तु पर 50 हैं, एक वस्तु पर 50 हैं, पर एक सी एक भी नहीं, पर एक सी एक भी नहीं। रंगों के बारे में जरा सूक्ष्मता से सोचने लगता है कि मनुष्य को और वस्तुओं के समान ये भी प्रकृति से मिले। मूल रंग चाहे लाल, हरा और नीला ही हो, प्रकृति के द्वारा निर्मित अद्भुत रंगों के दर्शन से मानव की अनुकरण प्रधान बुद्धि को अगणित रंगों का आभास सहज ही मिल गया। प्रकृति की जितनी वस्तुएं उसने देखी उनके रंगों का अनुकरण कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखकर मन ही मन खुश होना आसान है, पर उसे देखकर वैसा ही दूसरों से कह देना मुश्किल है। कवियों की रंग परख प्रतिभा की जांच इसी कसौटी पर होती है कि वह वस्तु को जैसी की तैसी कह देने में कहाँ तक समर्थ हैं। श्याम पट का रंग भी काला होता है, कौवा भी काला होता है, आकाश में छाने वाले सजल बादल भी काले होते हैं, पर तीनों का रंग एक सा नहीं होता। खड़िया भी श्वेत होती है, बर्फ़ भी श्वेत होती है, तुषार भी श्वेत होता है, पर तीनों में अंतर होता है। बादल के लिए खूब बारीक स्निग्ध भिन्न अंजनाभा और श्वेत तुषार मंडित कैलाश को सद्यः काटे
हुए हाथी के दांत के समान गौर वर्ण के कहने वाले विरले हैं। रंगों के अंदर जो अन्य गुण मिश्रित हैं उन्हें भिन्न करके नहीं देखा जा सकता। गुलाब की पंखुड़ी लाल है, कोमल है, इसे कहेंगे कोमल लाल यानी मसृण राग। सुवर्ण पीला है पर मसृण नहीं। पीली मसृण का मतलब होता है स्निग्ध, चिकना। पीली वस्तु को भी कमल के समान कहने का अर्थ कोमलता ही है। शिशिर के प्रभाव से नष्ट प्राय कमलों के अभाव में उमा वहाँ एक स्वर्ण कमल उत्पन्न कर देती थी। यहाँ स्वर्ण उमा के रंग की पिंगलता और कमल उसकी कोमलता का वाचक है। दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। मुख स्वर्णिम कमल जैसा था, स्वर्ण निर्मित कमल जैसा नहीं। किस रंग के साथ किस रंग का संधान या मिश्रण उचित होगा, इसे भी मानव ने प्रकृति से ही सीखा है। पीले के साथ साथ लाल या अन्य रंग बिना मिश्रण के दिखाना रंग संधान कहा जा सकता है। काले में पीला को मिला कर नीला प्राप्त करना रंग मिश्रण है। कजरारी अखियान में बसने वाले कृष्ण के बारे में गोपी कहती हैं, सखी वे पीले हैं पर आँखों में रहने के कारण नीले दिखाई पड़ते हैं। राधा की पिंगलता के प्रभाव से श्याम कृष्ण की हरित द्युति प्रसिद्ध ही है। शरद के नीले आकाश में विद्रुम भंग लोहित मुख वाली हरे शुकों की पंक्ति धान की पीली बालियां लिए उड़ती हुई आकाश में इंद्रधनुष बना देती हैं। यहाँ रंग संधान का सुंदर दर्शन होता है। कृष्ण की हरे बांस की बांसुरी भी होठों की ललाई और पीत वस्त्र की पीताभ के सम्मिश्रण से इंद्रधनुष सी छा जाती है। सचमुच रंगों की दुनिया बड़ी ही विचित्र और मनमोहक होती है। जरा सा रंग पहचानने की कला मालूम हो तो निधड़क चलिए। अद्भुत देश है वह जहाँ अमूर्त वस्तुएं भी रंगीन दिखाई पड़ती हैं। अपने अपने देश की बात है, आपके लिए तो जैसा देश वैसा वेश बनाना ही होगा। अनुराग को शायद ही किसी ने देखा हो, वहाँ उसे लाल कहते हैं। आप शायद नच ना करें, पर बात कुछ तर्क सम्मत है। पर इस पर शायद आप सोचते ना होंगे। आइए फिर लाल की लाली देखिए, आप भी लाल होंगे ही। सूक्ष्म और अमूर्त वस्तुओं को भी रंगीन बनाना आदमी ने प्रकृति से ही सीखा है। बच्चों को तो कोई सिखाने जाता नहीं, फिर वह परछाई और कौवा देखकर क्यों डरता है? रात में वह चिहुक क्यों उठता है? काली रात बच्चों को ही नहीं आदमी को भी भयावनी लगती है। लड़का चांद क्यों मांगता है? झुनझुने का रंग काला क्यों नहीं होता? शीतल है अड़हुल के फूलों में कुछ विचित्र वैभवपूर्ण आकर्षण। सब जगह रंग की ही रंगबाजी है। श्वेत जल के सरोवर में शरद की चांदनी में श्वेत कुमुद नयनों को शीतल लगते हैं, पवित्र लगते हैं, देखने से सुख मिलता है। इस प्रकार की श्वेत सुंदरता खड़िया के रंग सा श्वेत नहीं, कला में है, क्योंकि वह शीतल है, सुखद है। कला की अधिष्ठात्री देवी श्वेत और उनका आसन वसन सब श्वेत। कला के गुरु शिव श्वेत, उनका वास वसन वाहन सब श्वेत। गंगा कैलाश नंदी सब श्वेत। बाल की चंद्र कला भी श्वेत। अंधेरी रात भयावनी है, काला रंग भयप्रद है। कपाला भरना, दुर्गा का रंग काला है, पाप का रंग काला है। दुर्ग्रह शनि का रंग काला है। कृत्या विष और छाया का रंग काला है। शिव श्वेत हैं पर प्रलयंकर रुद्र नील लोहित। उषा की अरुणिमा मादक है, रत्नारी आँखें मादक हैं, रक्त कदम्ब मादक हैं और अनुराग तथा श्रृंगार सब लाल हैं। श्रृंगार और कामुकता भारतीय संस्कृति में गृहीत नहीं है। रवि बाबू ने संयम युक्त प्रेम को ही, जो कल्याणोन्मुख हो, असली प्रेम कहा है।
सूक्ष्मता से ध्यान देने पर भारतीय संस्कृति के प्रायः अधिकांश दृश्य इसी आधार पर रंगे दिखाई पड़ते हैं। अमूर्त देव, अमूर्त विचार सभी रंगीन हैं। सबका आधार सूक्ष्म पर्यवेक्षण और पूर्ण प्रकृति निरीक्षण ही है। रंगों के आधार पर काव्य के अंदर अद्भुत अद्भुत कार्य होते हैं। आपसे पूछा जाए वय संधि किसे कहते हैं, यौवन और बुढ़ापे की पहचान क्या है, मुग्धा और गर्भवती के रंग कैसे हैं, आप चकरा जाइएगा। पर जरा सा भी कुशल कवि रंगों की रंगबाजी से, अपनी तुलिका की हल्की कारीगरी से इन सभी अवस्थाओं को आपके सामने ला उपस्थित करेगा। आप में जरा सी रंग की पहचान हो, कवि के द्वारा रंग स्पर्श से सजीव सौंदर्य को देखकर आप बच्चे सा बोल उठिएगा। नारी, पुरुष, वीर, डरपोक, हंसोड़, मुग्धा, नवोड़ा, वृद्धा, गर्भवती आदि सबके अलग रंग भेद होते हैं। रंगों के आधार पर ऋतुओं का रूप साकार हो जाता है। पाटल संसर्ग से सुरभित वायु की लालिमा, तप्त कांचन वर्ण सूर्य की प्रखरता और परिणाम रमणीय दिवस की लाल सांझ अपनी लालिमा में गर्मी को खड़ा कर देती है। काले मतवाले हाथी पर सवार विद्युत झंडियों वाले वर्षा राज को देखते ही इंद्रधनुष आँखों में छा जाता है। श्वेत कमल सी मुख वाली काशांशुका हंस ध्वनि की पायल झनकार से अपने आने की सूचना देने वाली शरद किसे भूलेगी। श्री लोध्र के प्रसूनों को खिलाती, पके धानों को हिलाती हुई विलीन पद्म सरों में छा जाने वाली पीली हेमंत आगे खड़ी मालूम होती है। दिन में चांदनी सी धूप वाली और रात में पीले तालों वाली शिशिर को सभी पहचानते हैं। दीप शिखा से सुंदर डग धरते वन बाग में बगरने वाले वसंत का क्या पूछना। वस्तुतः रंगों के आधार पर ही रसों तथा अलंकारों का वर्णन भी संभव हो पाता है। रंगों की व्यंजनाएं भी बड़ी मज़ेदार होती है। रंग भ्रांति और रंग परिवर्तन विरह वर्णनों में स्वभावतः अधिक दिखाई पड़ते हैं। रीतिकालीन कवियों की जिंदा दिली तो रंगबाजी में ही दिखाई पड़ती है। संस्कृत के पिछले खेमे के कवियों की अतिशयोक्तियों में भी गहरी रंगबाजी है। प्रियाल काली की धवलिमा पर अफसोस करने वाले भोजराज के कवि का यश वर्णन तो सभी जानते हैं। रीतिकाल तो उससे भी आगे है। सहज रागारुण एड़ी का रंग छुड़ाने को उद्यत नाइन खून ही निकाल डालती है। गोपी को सारा संसार, यमुना, कदम, कुंज, घटा, वनस्पतियाँ सभी श्याम नजर आती हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का नतीजा होता है कि नंदगांव और गोरी घटा और बरसाने में श्याम घटा छा जाती है। महावर और रोरी के लाल रंगों का विभेद गोपी खूब जानती थी, इसलिए बहाना बनाने वाले को वह टोकती है। हाय हाय, इतने बड़े ब्रजमंडल में तुम्हें मांगने पर रंजक रोरी नहीं मिली कि तुम सिर पर महावर लगा आए। कविवर पंत के यहाँ इन रंगों का जादुई माहौल अद्भुत चित्ताकर्षक हो उठा है। वे शीतल हरितिमा की छाया में बैठे अनंत दृग सुमन फाड़कर दर्पण की तरह फैले लाल ताल में पहाड़ को झांकते देखते हैं। नौका विहार करते वक्त ग्रीष्म की गंगा के तापसवाला के समान रूप के भीतर शुक्र तारे की झलमलाती छाया में रुपहले केशों वाली परी का तैरना उन्हें भूलता नहीं। रंगों की दुनिया इतनी अद्भुत है कि कवि के शब्दों में कहना पड़ता है, यह कैसा वातास है कि मन को नयन नयन कर दिया।
इन्हीं रंगों की चमत्कारिकता से मोहित होकर तुलसी बोल पड़े थे, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। रंग के बिना सब कुछ सूना है। जो एक बार रंगों की दुनिया में प्रवेश करता है, चाहे वह गैरिक वाणी का ही कवि हो, उसे बरजोरी कहना पड़ता है। बोरत तो बोरियो पर निचोरत बने नहीं। इस तरह से निबंध था, बड़ा अटपटा निबंध था, भाषा बड़ी क्लिष्ट है, लेकिन फिर भी समझिएगा। मैं बाद में इस निबंध को ज़रूर समझाऊंगा, इसकी व्याख्या ज़रूर करूंगा, क्योंकि पढ़ के बता देने से आपको इस निबंध को पढ़ना आ जाएगा, कुछ हद तक ही समझ में आ जाएगा। फिर मैं इसको विस्तार से आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।